चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ और खबरों की। एकेडमिक सेशन नया है, स्कूलों में तालाबंदी की घटनाएं आम हैं। शिक्षकों की कमी के चलते तालाबंदी हो रही है, कहीं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में स्कूल को क्रमोन्नत करने के चलते। अजमेर जिले में आज सराधना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को टीसी देकर किसी दूसरे स्कूल में भेजने के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, धरना भी दिया। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी मांग है जब तक स्कूल में हिंदी माध्यम की पढ़ाई के लिए अलग से पाली संचालित होने के आदेश नहीं होते तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। और देखिए इस वक्त प्रदेश का जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक और वीडियो चल रहा है वो आपके साथ एक बार शेयर करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ के बीच तकरार हुई। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के दौरान ये तकरार देखी गई। किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ आमने सामने आ गए, एक दूसरे से बहस करते नजर आए। वीडियो में गुस्से में किरोड़ीलाल मीणा नजर आ रहे हैं और राठौड़ से उलझते दिख रहे हैं। जिस होटल में द्रौपदी मुर्मू आई वहां किरोड़ीलाल समर्थकों को ले जाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कहा अंदर इतनी जगह नहीं है। इस पर किरोड़ीलाल को तैश आ गया और गुस्से में राजेंद्र राठौड़ पर वो जमकर बरसे, फिर नाराज होकर होटल से चले गए। स्वागत कार्यक्रम में किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए। बाद में किरोड़ी ने सफाई दी, कहा अपने आदिवासी भाई बहनों की पीड़ा सामने रखी थी। मेरे और मेरे भाई राजेंद्र राठौड़ के बीच कोई मतभेद नहीं है, मनभेद का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूरे राजस्थान से लोग आपको जो आपको कदम में जो आपके नाम आपको कहेंगे आपको और किससे बताओ, दीवार से बात करूंगा, मैं दीवार से बात करूंगा। 28 लोग कांग्रेस आए तो सर घुस जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल घुस जाएंगे। आप निकालो, आप रुको सही, एक मिनट ले रहे हैं ना। चाटू करूँ फिर इकट्ठी करो। के सामने 150 सबसे बैठेंगे, पार्टी के कोई कंप्यूटर वर्कर नहीं बैठता। चाटू करूँ फिर इकट्ठी करो। और इस वक्त सहयोगी बाबूलाल धायल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, सवाल यह है कि एक मामूली सी बात को आखिर क्यों इतना नाक का सवाल किरोड़ीलाल मीणा ने बना लिया? स्वप्निल, कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे, 2.5-3 साल से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में उस तरह से सक्रिय नहीं दिखते। वो अपनी डपली और अपना राग बजाते हैं, जो वो सोचते हैं वो करते हैं। धरातल पर जब भी वो कोई मूवमेंट हाथ में लेते हैं तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को हर कार्यक्रम की वो जानकारी नहीं देते। उनका एक अपना अंदाज है, वो आंदोलन के नेता हैं और जहां भी उनको जरूरत महसूस होती है वहां वो चले जाते हैं और अपनी धुन में सवार होकर काम करते हैं। पार्टी को ये जो उनका रूप है कई बार अखरता भी है, लेकिन पार्टी से कबूल कर लेती है। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले जो पार्टी ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई तो शायद लगी रहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कोई ज्यादा चर्चा नहीं की गई कि उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो किस तरह से अपने समर्थकों के साथ में स्वागत करेंगे। शायद यही बात उनको अखर गई और जब वो होटल काक में अपने समर्थकों के साथ दाखिल हुए तो पोर्च में पहले उनकी तकरार हुई। वहां जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन लोगों से वो उलझे। उसके बाद में उनके जो साथ जो समर्थक थे वो नारे लगाते लगाते होटल के भीतर दाखिल हो गए और वहां पहुंच गए जहां पर बैठक होनी थी, जहां पे आदिवासी समुदाय के लोगों से की मुलाकात होनी थी द्रौपदी मुर्मू से। वहां पर राजेंद्र राठौड़ और
से उनकी तीखी जो है ना तकरार हुई, और इस बीच बचाव करने के लिए दोनों के बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो गुस्सा बहुत ज्यादा है आज किरोड़ी को, और ये जो गुस्सा है, जब इस तरह का गुस्सा उनको आता है तो फिर वो किसी भी हद तक लगातार इतना बरसे कि राजेंद्र राठौड़ भी गुस्से में आ गए, गुस्से में आए और दोनों आपा खोते हुए देखे गए। और उसके बाद तो किरोड़ी नाराज होकर उस बैठक का बहिष्कार करके चले गए। सबसे बड़ी बात तो स्वप्निल ये है कि जिस बैठक में एनडीए की आपकी प्रत्याशी राष्ट्रपति की बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि आदिवासियों की बड़ी आवाज माने जाते हैं, उनको वहां पर होना चाहिए था, लीड करना चाहिए था उस पूरे कार्यक्रम को, और उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना करके और मैदान छोड़ करके वो चले गए और ये कह के गए कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, मुझे मेरे गुरुजी से मिलना है। तो ये बात गले नहीं उतरती कि नाराजगी की कोई बहुत सारी और वजह भी है। उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, पार्टी में ज्यादा उनकी सुनवाई होती ही नहीं है, लिहाजा ये जो पहली बार गुस्सा नहीं, 2 जगह गुस्सा आया उनको, और 2 जगह गुस्सा आने का मतलब यही है कि वो पहले से तय करके आए थे कि मेरे को अगर रोका गया तो मैं जरूर लड़ूंगा, मैं जरूर भिड़ूंगा। हालिया जितने भी दिग्गजों के दौरे रहे हैं उसमें पार्टी को जो सीख दी गई उससे इतर ये तस्वीरें हैं। ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या अनुशासन समिति द्वारा जो कार्रवाई का डर दिखाया गया था वो एक्टिव भी हो पाती है इस केस में। जी बिल्कुल, ये खबर दिल्ली तक तो पहुंची गई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जयपुर आई है तो पूरी पार्टी को यूनिटी का एक शो करना चाहिए था, और एक मैसेज ये देना चाहिए था कि बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम हुआ और द्रौपदी मुर्मू सबसे मिली। अब खबर वो नहीं होकर खबर ये हो गई कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार्यक्रम का बायकॉट करके चले गए, यानी ये बड़ी खबर हो गई। और ये खबर जो दिल्ली पसंद नहीं करती ऐसी चीजों को। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमेशा इन चीजों को बताते रहते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन की सीख देते रहते हैं, और पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम से कल ही तो लौटी है, और कल ही जेपी नड्डा का संबोधन हुआ है, और उसके अगले ही दिन इस तरह का घटनाक्रम हो जाना, और वो भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के आने से ठीक पहले, वो ये बताता है कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी मनमर्जी के नेता हैं, आप उनको जितना दबाएंगे वो फिर मुखर होकर के उतना ही ज्यादा बाहर आएंगे। भले ही उनको कई बार इस चीज का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन वो अपने धुन के पक्के हैं, वो अपनी राजनीतिक दिशा खुद तय करते हैं, अपनी लाइन खुद खींचते हैं, और जब उन्हें लगा कि उनके कार्यकर्ताओं को भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो शायद जो है वो उनका गुस्सा जो है ज्यादा उबाल पे आ गया और वो भीड़ गए। और ये जो तस्वीरें हैं बाबूलाल, अमूमन देखिए, नहीं मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा या मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, जैसे स्तर से ये ऊपर उठ चुके हैं। जी बिल्कुल उठ चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे बड़े आदिवासियों के नेता है राजस्थान में, और लेकिन इनके जो कार्यकर्ता वो अति उत्साहित भी हैं। आप महसूस कीजिए कुछ वीडियो, ये जो तकरार हो रही है ठीक पहले का जो वीडियो है उसमें इनके समर्थक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और भाजपा का परचम थामे हुए होटल के भीतर दाखिल हो रहे हैं। यानी कि आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी का झंडा कहीं नहीं दिखाया, क्योंकि राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है वो उसका कुछ अलग मायने नहीं रखता। जो इलेक्शन है वो पार्टी से बंधा हुआ नहीं होता है, एनडीए की उम्मीदवार है वो। तो कहीं पर आप तिरंगा लेकर के लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी का परचम थामे हुए जो इनके कार्यकर्ता वो आ गए, ज्यादा ही जोश में थे। किरोड़ी लाल मीणा की वहां पर जय जयकार होटल के भीतर तक लगाई गई, और उसके बाद किरोड़ी जाकर के बीजेपी के नेताओं से उलझ गए। तो यही रहा कि किरोड़ी लाल मीणा के भीतर जो अग्नि धधक रही थी गुस्से की, वो बाहर प्रकट हो गई। चलिए, शुक्रिया बाबूलाल तमाम बातचीत के लिए। आप कौन और आपको कहेंगे आप अगवाओ। और एक बड़ी खबर सुनिए, कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट है। उदयपुर हत्याकांड पर यह अपडेट सूत्रों के हवाले से खबर। जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पाकिस्तान के 18 मोबाइल नंबर पर बातचीत करने वाले आरोपी रडार पर है। करीब 300 लोगों द्वारा बातचीत की जाती रही है। दावत इस्लामी संगठन से जुड़े कई लोगों पर बातचीत करने का आरोप है। एनआईए की टीम भी उस मामले की तफ्तीश में जुटी है। एनआईए जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या बता रहे हैं सूत्र, एक्सप्लेन करें। राजस्थान ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले इस मामले की तफ्तीश के दौरान में ऐसा पाया था कि तकरीबन 18 से 19 ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो पाकिस्तान के हैं, और उन नंबरों पर तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों के द्वारा बातचीत की जा रही है। और वो जो 300 लोग हैं
वो भारतीय मूल के लोग हैं जो अलग अलग राज्य, जिसमें कि केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार उन 18 नंबर पे बातचीत कर रहे हैं। और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उस रिपोर्ट को बकायदा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के साथ ही साझा किया गया है। एनआईए की टीम भी अब इस मामले पर आगे पड़ताल करेगी कि किस तरह से वो 18 नंबरों का कनेक्शन है उन 300 लोगों के साथ में जो भारतीय मूल के लोग हैं, और जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश के दौरान में जो जिस तरह से उन तमाम जो संदिग्ध लोग हैं, लोग देश भर में स्कैटर्ड है या किसी खास इलाके में ही है? देखिए, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, और वो जो जिस तरह से बकायदा उस 18 नंबर पे बातचीत करते थे, तो वो 18 नंबर पहले से ही जांच एजेंसी के रडार पर था, और लगातार जब उस नंबर पे बातचीत किया जा रहा था और इस मामले पे देखा गया कि जिस तरह से जो बातचीत भी हो रही है वो काफी कोडवर्ड में बातचीत हो रही है, काफी संदिग्ध हालात में बातचीत हो रही है, और इस मामले में जो जमाते इस्लामी दावत इस्लामी नाम के जो संगठन है, उस संगठन के साथ जो जुड़े हुए काफी लोग हैं, उसके लोगों के द्वारा भी बातचीत की जा रही थी। तो यहाँ पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसी तफ्तीश के दायरे के अंतर्गत देखा गया कि कई ऐसे जो लोग हैं जो पहले से संदिग्ध हैं, उसके द्वारा भी उस 18 नंबर पर बातचीत की जा रही है। लिहाजा अब इस मामले में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में अब ये मामला सिर्फ तफ्तीश सिर्फ उदयपुर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कई राज्यों तक चलता जा रहा है। और इस मामले में एनआईए की अगर भूमिका की बात करें तो एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है, और सेंट्रल एजेंसी के तहत बाकायदा निश्चित तौर पे इस मामले पर अब काफी विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तमाम बातें निकल के सामने आई हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में कुछ आने वाले कुछ दिनों के अंदर में कुछ और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं, और खास तौर पर इस मामले पे जिस तरह से दावत इस्लामी संगठन की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है, और इस संगठन की जो कई राज्यों में जिस तरह से उसका नेटवर्क फैला हुआ है, हालांकि इस संगठन का पाकिस्तान में भी एक अच्छा खासा नेटवर्क देखा गया, और भारत के अंदर में खासतौर पर जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहां से जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। कन्हैयालाल हिंसा मामले की तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है, लेकिन एनआईए से पहले इस मामले की तफ्तीश राजस्थान की एटीएस भी कर रही थी, और एटीएस की तफ्तीश के दौरान तकरीबन 18 ऐसे मोबाइल नंबर की जानकारी मिली है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के उन 18 नंबर से तकरीबन 300 लोग जो लगातार बातचीत करते थे उसकी भी जानकारी मिली है, और उस 300 लोगों के बारे में जब आंकड़ा जब खंगाला गया तो पता चला कि वो तकरीबन भारत के 25 राज्यों में अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोग हैं, जिसमें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के जो लोग हैं, जिसमें कि 300 ऐसे लोग हैं जो अब जांच एजेंसी के रडार पे आ चुके हैं। और हालांकि इस मामले पर जो राजस्थान की एटीएस है, उन्होंने भी इस मामले पर आगे तफ्तीश के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बकायदा रिक्वेस्ट किया है, और तमाम जो जानकारियों को साझा किया है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आगे अब केंद्रीय जांच एजेंसी अब इस मामले की पड़ताल करेगी, और उस 300 नंबर के बारे में जो जानकारी मिली है कि वो जो 300 लोग हैं, हालांकि उसका संबंध जो एक संगठन है दावत इस्लामी, उसके साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि दावत इस्लामी जो संगठन जो पाकिस्तान में काफी वहां पे एक्टिव है, हालांकि भारत के कई राज्यों में भी उसके ब्रांचेस हैं, तो लेकिन किस तरह से वो 18 नंबर पर जो पाकिस्तानी नंबर है उस पर लगातार बातचीत हो रही थी। अब ये मामला भी अब जांच के रडार पर आ चुका है। निश्चित तौर पे जैसे जैसे इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई और महत्वपूर्ण जानकारियां और खुलासे सामने देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बेनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 एनआईए मुख्यालय। राजगढ़ एमएलए के बेटे की मुसीबत बरकरार है, बड़ी खबर बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने दीपक मीणा की रिवीजन खारिज कर दी है। दीपक ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर की थी। पॉक्सो कोर्ट दौसा ने प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में आरोपी बनाया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन दायर की गई थी। विधायक जौहरीलाल मीणा का बेटा है दीपक मीणा। तो राजगढ़ एमएलए जौहरीलाल मीणा का बेटा दीपक मीणा, उसकी मुसीबतें बरकरार है। हाईकोर्ट ने दीपक मीणा की रिवीजन को खारिज कर दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और आरोपी बनाया था। इस
के खिलाफ दीपक ने हाईकोर्ट में रिवीजन दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजगढ़ एमएलए के बेटे की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, मुसीबत बनी हुई है, बरकरार है। हाईकोर्ट ने दीपक की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। दरअसल पॉक्सो कोर्ट दौसा ने प्रसंज्ञान लेकर दीपक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और गैंगरेप के मामले में आरोपी बनाया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में दीपक मीणा गया, लेकिन उसकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सचिन कुमार। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए, दीपक मीणा जो स्थानीय विधायक है राजगढ़ के, जोरीलाल मीणा, उनके बेटे हैं। इन पर 2 अन्य लोगों के खिलाफ गैंगरेप का एक मामला पीड़िता ने दर्ज कराया था, नाबालिग बच्ची ने। और उसका कहना था कि एक होटल में ले जाकर इन 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। वो 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी और उसको बहला फुसला के होटल में ले जाया गया, नशीला पदार्थ खिला के गैंगरेप किया। पुलिस ने 2 अन्य लोगों को तो मामले में आरोपी बनाया था, लेकिन दीपक मीणा को आरोपी नहीं बनाया था। उसके बाद पीड़िता की एप्लीकेशन पर जो पॉक्सो कोर्ट दौसा है, उसने इसको आरोपी भी बनाया दीपक मीणा को। इसके खिलाफ प्रसंज्ञान भी लिया और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। पुलिस को कहा कि उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। उसके खिलाफ जो है दीपक मीणा ने रिवीजन याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन यहाँ हाईकोर्ट ने उस रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि जो निचली कोर्ट का आदेश है इनको आरोपी बनाने का या इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का, वो बिल्कुल सही है। अगर ये निर्दोष हैं तो ट्रायल के अंदर इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन बिना ट्रायल और बिना चार्ज फ्रेम की स्टेज पर हाईकोर्ट को राहत प्रदान नहीं कर सकता है। और इसको लेकर जो है आज रिवीजन याचिका खारिज हो गई है और दीपक मीणा जो कि जोरीलाल मीणा के बेटे हैं, उनके लिए मुसीबतें जो हम कह सकते हैं वो बरकरार है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर से खबर है, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर निशाना साधा। ईआरसीपी को लेकर हमला बोला, कहा सांसद बीजेपी के बहुत हैं और खुद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं राजस्थान से, लेकिन फिर भी ईआरसीपी पर बीजेपी राजनीति कर रही है। 13 जिलों की जनता आंदोलन करेगी। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों, किसान संगठनों और अन्य लोगों के साथ मिलकर 24 जुलाई को बैठक करेंगे। उसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आयोग के जो पैरामीटर्स थे उसके तहत वो डीपीआर बनाई गई है, जो पैरामीटर्स थे। और जो जिस व्यक्ति ने जो वो डीपीआर बनाई थी, वो व्यक्ति आज इन्हीं के मंत्रालय में सलाहकार है, मिस्टर बेदई, वो सलाहकार है। और उसका एक ऐसा गलत प्रोपोगंडा करके कि सब राजस्थान सरकार राजनीति कर रही है, कि एमपी से एनओसी नहीं मिलेगी, उसमें क्लियर कट है कि जिसका कैचमेंट 90% एरिया कैचमेंट राजस्थान का है, पानी राजस्थान का है और उस पर कहीं भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।